वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट ऑफ माय ऑब्सेशन। वे दोनों गेम जोन गए, पिकनिक स्पॉट गए, जहाँ ने घोड़े हाथी की सवारी की, मिकी माउस भी एंजॉय किया, मनपसंद शॉपिंग, मनपसंद खाना, सब कुछ करते करते हुए दोनों ने सारा दिन गुजार दिया। जहान अपने पापा की कंपनी पाकर हद से ज़्यादा खुश था, तो वहीं जैसल भी अपने बेटे के साथ वक्त गुजार कर बहुत खुश था। उसके चेहरे पर एक अनमोल खुशी बिखरी हुई थी। जूही और राका एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताने के बाद कुछ कुछ सदमे में लग रहे थे। वे दोनों ही कार पर चुपचाप खामोश बैठे थे। तभी जूही मुंह बनाते हुए बोली, ये बड़े ठाकुर आज हमें फंसा कर रहेंगे। बड़े ठाकुर उनको क्या जवाब देंगे हम लोग। राका गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं हूं तो तुम क्यों फिक्र कर रही हो। वैसे भी मैडम मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती है। जो मैं कह दूंगा वे मान लेगी। राका की बात सुनकर जूही ने टेढ़ा मुंह बना लिया। थोड़ी ही देर में जैसल जहान को अपनी गोद में लिए हुए आया, तो जूही और राका जल्दी से कार से बाहर आए। बड़े ठाकुर बहुत लेट हो गया। बड़ी ठाकुराइन तो हम पर बहुत गुस्सा करने वाली है। जूही परेशान होते हुए बोली। जैसल कुछ कहता तभी जहान चहकती हुई आवाज में बोला, डोंट वरी जूही आंटी, जहान आपको कुछ नहीं होने देगा। जहान कोई ना कोई आइडिया सोच लेगा मम्मा को पटाने का। उसकी बात पर जैसल हल्का सा हंस दिया। तभी उन सब के कानों पर ताली की आवाज गूंजी। सबने पलट कर देखा तो अपने चेहरे पर बेपनाह गुस्सा लिए आहना उन सबको घूर रही थी। आहना को देखते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सबके चेहरे लटक गए। बस जैसल आहना को एकटक निहार रहा था, क्योंकि शायद उसे अंदाजा था कि आहना का गुस्सा फटने वाला है। वो बड़ी ठाकुर आइन जूही हिम्मत जुटाकर कुछ कहने को हुई, तो आहना ने अपने हाथ का पंजा दिखाकर उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरा। इसके आगे जूही की कहने इसके आगे जूही की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। राका जहान को लेकर हवेली जाओ। इसी वक्त आहना ने लगभग ऑर्डर देते हुए कहा, मम्मा आप गुस्सा हो जहान से। जहान ने मासूमियत भरे लहजे में कहा, हाँ बेबी, मम्मा आपसे बहुत गुस्सा है, लेकिन इस वक्त आप मम्मा की बात मानोगे तो शायद मम्मा का गुस्सा कम हो जाए। अब चुपचाप राका अंकल के साथ जाओ। आहना की बात सुन जूही ने जैसल की गोद से आहन को उतारा और उसे कार में बिठाया। आहना ने तीखी नजरों से जूही और राका को देखा और गुस्से में बोली, तुम दोनों तैयार रहना, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आती हूँ। मैं जूही और राका दोनों ने अपना सिर झुकाया और जहान को लिए वहां से चले गए। तो वहीं आहना ने पलटकर जैसल को देखा। उसकी आंखों में बेपनाह गुस्सा देख जैसल सॉफ्ट होते हुए बोला, वाइफी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आहना ने जैसल का कॉलर पकड़ लिया और अपनी आंखों में शिकायत लिए बोली, मिल गई तुम्हें तसल्ली। मेरा बेटा इतने दिनों से तुमसे मिल रहा था और उसने मेरे सामने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। उस छोटे से बच्चे की हिम्मत तो देखो कि उसने अपनी माँ को इतनी बड़ी बात बड़ी ही आसानी से छुपा ली। झूठ बोलना बहुत अच्छे से सिखा दिया तुमने उसे जैसल। वाइफी मैं बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। मैं जानता था तुम इजाजत नहीं दोगी, बट मैं खुद को रोक नहीं सकता था अपने बेटे से मिलने के लिए। इसलिए बस। जैसल आहना को समझाते हुए बोला, इसलिए बस। इसलिए क्या जैसल, तुम मेरे बेटे को अपनी तरह बना रहे हो। तुमने उसे झूठ बोलना सिखा दिया, बातें छुपाना सिखा दिया। अब क्या उसे क्राइम करना सिखाना चाहते हो। क्या अपनी तरह उसे जुर्म की गलियों में लाना चाहते हो। मैंने कहा था ना, जब तक तुम सब कुछ छोड़ नहीं देते मेरे बेटे से दूर रहना। फिर क्यों क्यों अपना ही क्रिमिनल फेस लेकर तुम मेरे बेटे के सामने आए। आहना की बातों को सुन जैसल ने कसकर अपनी उसकी बाजुओं को पकड़ लिया। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि जैसल इस वक्त कितने गुस्से में है। अपनी सुर्ख निगाहों से आहना को देखते हुए जैसल गुस्से में बोला, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, वो सिर्फ तुम्हारा बेटा है। आहना की आंखों से आंसू बहने लगे थे। एक तो उसे इस बात से हट हो रहा था कि सबने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया, यहाँ तक कि उसके छोटे से बच्चे ने भी उससे सच छुपाया और नाटक किया। अब दूसरा जैसल ने उसकी बाजू को इतना ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था कि वो अपने गुस्से में आहना को दर्द देने लगा था। यू आर हर्टिंग में जैसल, ये कहते हुए आहना की आवाज कांप रही थी। उसे ऐसे देख जैसल ने उसकी बाजू को तुरंत ही आजाद किया। अगले ही पल जैसल अपने माथा अपनी दो उंगलियों से सहलाते हुए अपनी जलती हुई आंखों को बंद कर लिया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को शांत किया, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो आहना वहां से जाने के लिए मुड़ गई थी। वह कुछ कदम आगे बढ़ चुकी। ये देख जैसल जल्दी से आहना के पास आया और उसकी कलाई पकड़ते हुए बोला, लिसन वाइफी, आई एम सॉरी। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। तुम इजाजत नहीं दे रही थी और मैं खुद को जहान से दूर नहीं रख पा रहा था। तुम समझ सकती हो ना मेरी इमोशन को। आहना ने झटके से अपनी हथेली छुड़ा ली और जैसल को देख गुस्से में बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, दूर रहो मुझसे। इतना कि आहना फिर से आगे बढ़ी। तभी जैसल ने दोबारा उसकी कलाई पकड़ ली। वाइफी ऐसा गुस्सा मत हो यार, आई एम सॉरी। जैसल छोड़ मुझे। आहना गुस्से में बोली, नहीं छोड़ूंगा। जैसल अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, जैसल मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा वाइफी। जैसल के मुंह से ये सब निकले कि तभी अचानक आहना उसकी तरफ पलटी और खींचकर एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पे जड़ दिया। जैसल का चेहरा एक और झुक गया। ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आहना उस पर हाथ उठाएगी। तो वहीं आहना को इस बात का इल्म नहीं था कि उसके हाथ जैसल पर उठ जाएगा। जैसल ने तुरंत ही अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां कस ली। अगर वे ऐसा नहीं करते तो शायद अपने हाथ को उठने से रोक नहीं पाता। उसकी आंखें भी बंद थी, तो ही उसका चेहरा गुस्से में कांप रहा था। उसने अपनी सुर्ख नजरें उठाकर आहना की आंखों पर टिकाई तो आहना थोड़ी सी घबरा गई। वो दो कदम पीछे होते हुए बोली, मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे। आहना ने अभी इतना कहा था कि जैसल ने अचानक उसके सिर के पीछे अपना हाथ लगा उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कस लिया।
और उसके कांपते लबों को अपने कठोर लबों के बीच कैप्चर कर लिया। आहना ने जेसल की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस लिया। तो वहीं जेसल ने मानो सारा गुस्सा उस किस के जरिए बाहर निकालने की ठान रखी थी। वह वक्त के साथ जुनूनी होता चला जा रहा था। उसकी किस में कठोरता थी, जिद थी, गुस्सा था, जिससे कि आहना को तकलीफ होने लगी थी। उसने अपना पूरा जोर लगाकर जेसल को दूर किया। जेसल को पुश किया तो जेसल 2 कदम पीछे हट गया। दोनों की सांसें हद से ज्यादा तेज थी। दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे। फिलहाल आहना जेसल से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वे वहां से आगे बढ़ गए। तभी जेसल की तेज आवाज ने उसके कदमों को रोक लिया। जा रहा हूँ, बुलाओगी फिर भी नहीं आऊंगा, आवाज दोगी फिर भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि बहुत दूर जा रहा हूँ, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। आहना ठहर गई, कुछ पल ऐसे ही खड़ी रही। फिर उसने पलटकर जेसल की तरफ देखा तो जेसल ने उससे अपनी नजरें फेर ली और अपने कदम आहना की विपरीत दिशा में बढ़ा दिए। वो बस बढ़ता गया, आगे चलता गया और आहना अपनी जगह पर ठहरी रही, उसे जाते हुए देखती रही। जेसल ने एक बार भी मुड़कर आहना को देखा नहीं। तो वहीं आहना अभी भी गंभीर भाव लिए चुपचाप खड़ी थी। दूसरी तरफ चारू इस वक्त बेचैनी से अपने कमरे में चहलकदमी कर रही थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वे बहुत ज्यादा परेशान है। तभी सुजाता जी वहां पर आई। उन्होंने चारू के चेहरे पर गौर करते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? चारू बेचैनी के भाव लिए बोली, मम्मा जियांश का फोन नहीं लग रहा है, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। चारू जियांश से बात ना हो जान पाने की वजह से परेशान है। इस बात पर सुजाता जी हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर चारू के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, जियांश की माँ से बात हुई थी मेरी, उन्होंने मुझे बताया कि जियांश की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसके लिए वे शहर से बाहर है, शायद इसलिए फोन नहीं लग रहा। ये सुन चारू अपने मन में बोली, अब मैं क्या करूँ, आज मेरा जियांश से बात करना बहुत जरूरी है, कल शादी है और आज हिम्मत जुटाकर मुझे उन्हें सारा सच बताना होगा। सुजाता जी वहां से चली गई तो चारू ने फिर से जियांश का नंबर ट्राई करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद थक हार कर वे बिस्तर पे बैठ गई। जाने कब उसकी पलकें भारी होकर बंद हो गई। उसकी नींद तब टूटी जब उसका फोन रिंग हुआ। उसने जियांश का नंबर देखा तो होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही जियांश की रोबीली आवाज उसके कानों पर पड़ी और उसके लब हार गए। घर के बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। जियांश ने चारू का जवाब भी नहीं सुना और उसने कॉल कट कर दिया। उसके इस व्यवहार पर चारू का दिल जोर से धड़कने लगा। किसी अनहोनी की आशंका उसके मन में जागने लगी। अपनी आंखों में भरी नमी को साफ कर वे कमरे से बाहर निकल गई। जियांश उसके घर के बाहरी कार में बैठा वह चुपचाप सामने की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे तब जब एहसास हुआ कि चारू आ चुकी है तो उसने बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप कार की फ्रंट सीट का दरवाजा उसके लिए खोल दिया। इस दौरान उसकी नजर एकटक सामने की तरफ थी। उसने एक बार भी चारू को नहीं देखा तो वहीं चारू जो उसके ठीक बगल में बैठी थी, उसे जियांश के गुस्से से की तपिश उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। जियांश, वो में घबराते हुए चारू ने अपनी बात शुरू की, लेकिन जियांश ने उसे इग्नोर करते हुए कार को काफी स्पीड में वहां से आगे बढ़ा दिया। जियांश की कार एक सुनसान सी जगह पर जाकर रुकी। उसने खींचकर अपनी सीट बेल्ट निकाली और एक झटके में कार से बाहर निकला। उसके इस गुस्से और इस बिहेवियर को देख चारू बड़ी मुश्किल से थूक का घूंट गले के नीचे उतार पाई। जियांश ने चारू की तरफ का गेट खोला और उसकी बाजू को पकड़ उसे बाहर निकाला। जियांश, मैं आपको सच बताने वाली। चारू सहमी हुई सी अपनी बात को कहने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही जियांश ने उसका जबड़ा कसकर पकड़ लिया। वो दांत पीसते हुए बोला, एक लफ्ज में तो मत कहना अपनी गंदी जुबान से। इतना कि उसने झटके से चारू का जबड़ा छोड़ा तो उसकी जुल्फे उसके चेहरे तक बिखर गई। वो सिसकने लगी। जियांश ने अपनी उंगली से अपना माथा रब किया। शायद वे अपने गुस्से के ज्वालामुखी को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस इस वक्त उसका गुस्सा शांत नहीं होने वाला था। उसने चारू कि दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे कार से चिपका दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। जो भी सवाल करूं बस हाँ या ना में जवाब देना। जियांश का गुस्सा देख चारू के पास कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। वे भीगी नजरों से बस उसे निहार रही थी। तुम किसी से प्यार करती थी, ये कहते हुए जियांश के चेहरे के भाव ऐसे थे मानो उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहे हो। जियांश, वो में चारू ने अपनी जुबान खोली ही थी तभी जियांश उस पर जोर से चिल्लाया, हाँ या ना? हाँ हाँ, चारू सिसकते हुए बोली। उसका जवाब सुन जियांश डर भरी नजरों से कुछ पल उसे निहारता रहा। उसकी पकड़ चारू के बाजू पर कसती जा रही थी। यू हैड सेक्स विद हिम? जियांश ने बहुत गुस्से में ये सवाल किया। उसका सवाल सुन चारू की भीगी हुई पल के नीचे झुक गई। वे चाहकर भी जियांश के सवाल का जवाब नहीं दे पाई, उससे अपनी नजरें मिला नहीं पाई। उसे खामोश देख जियांश का गुस्सा और बढ़ गया। उसने लगभग उसे झकझोरते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने पूछा उसके साथ यू स्लेप्ड विद हिम? इस वक्त जियांश की आवाज इतनी ज्यादा कठोर और गुस्से से भरी हुई थी कि चारू खड़ी खड़ी कांप उठी। उसका पूरा चेहरा आंसू से भीग चुका था। आंखें तो रोकर लाल पड़ती चाह रही थी। उसने सिसकते हुए बस हाँ में अपना सर हिला दिया। तो उसके जवाब को सुन जियांश ने उसकी बाजुओं को झटके से छोड़ा। चारू की पीठ कार की बॉडी से टकरा गई। फिर भी वे चुपचाप खड़ी रही, जानती थी कि जियांश का गुस्सा जायज है।
जिस लड़की से वह शादी करने जा रहा है उसके साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के सपने देख रहा है। वह लड़की न सिर्फ अपना दिल बल्कि अपना जिस्म भी पहले से ही किसी और के नाम कर चुकी है। इस बात पर उसका गुस्सा होना तो बनता था, लेकिन जियांस का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसे जाने क्यों चारू को देखते हुए नफरत सी महसूस होने लगी थी। वो चारू के बेहद नजदीक आया, उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, मुझे यूज्ड की हुई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। जियांस की बात सुन चारू ने अपनी भीगी हुई पलकें उसकी तरफ उठाई और डबडबाई आंखों से उसे देखने लगी। तो वही चांस ने भी कुछ पल नफरत से उसे देखा और फिर उसे उसी हालत में उसी जगह पे छोड़कर वो अपनी कार में बैठ वहां से आगे बढ़ गया। चारू जोर से चीखी, वो वहीं घुटनों के बल बैठ गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। एक तो प्यार के नाम पर उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था, ऊपर से सारे इल्जाम, उस सारी जिल्लत भी उसी के हिस्से में आ रही थी। ब्रांड एवेन्यू एक शानदार होटल जहां पर एक बड़े से हॉल में पार्टी डेकोरेशन काफी अच्छा था। पार्टी लगभग शुरू हो चुकी थी। रोहन अपने सभी क्लिक्स का वेलकम कर रहा था। इस पार्टी में सिर्फ उसके दोस्त और उसके हॉस्पिटल स्टाफ के लोग ही शामिल थे। वो काफी देर से दरवाजे एंट्रेंस गेट्स की तरफ नजर टिकाए हुए था। वो जैसे बड़ी ही बेसब्री से वे किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ पल के इंतजार के बाद आखिरकार उसकी आंखों में एक प्राइसलेस चमक दिखी। जिन लोगों से अभी वह बात कर रहा था उन्हें इग्नोर कर वह सीधा एंट्री गेट तक गया और आहना को नीचे से ऊपर तक देखते हुए बोला, थैंक यू। यहाँ कर मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए। अपने हाथ में लिया हुआ बुके आहना ने रोहन की तरफ बढ़ाया और हल्की सी मुस्कान लिए बोली, आपने इतना इंसिस्ट किया था तो मुझे आना पड़ा, लेकिन मैं जल्द ही यहाँ से जाना चाहती हूँ। डॉक्टर रोहन, आपको तो पता है कि हाँ हाँ सब पता है। जहान आपको मिस करेगा भी आपके बिना रह नहीं पाएगा। आई नो, बस केक कट होने तक रुक जाए, इसके बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगा। रोहन ने हंसते हुए कहा। आहना ने उसकी बात नहीं टाली और एक स्माइल लिए अंदर आ गई। वो अपने हॉस्पिटल स्टाफ के साथ इस वक्त बातें करने में बिजी थी। थोड़ी देर बाद केक कट हो चुका था। रोहन ने एक वेटर को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और फिर उसने आहना की तरफ देखा। उस वेटर ने रोहन का इशारा समझते हुए सहमति में अपना सिर हिला दिया और अपने हाथ में ट्रे लिए हुए वो आहना की तरफ गया। उसने सबको ड्रिंक सर्व किया। आहना ने भी एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठा लिया और सबसे बातें करते हुए पीने लगी। रोहन आहना के पास आया और उससे बातें करने लगा, हालांकि उसका सारा ध्यान सिर्फ आहना के खूबसूरत चेहरे पर था। कभी वो अपनी नसीली आंखों से आहना के बदन को निहारता तो कभी उसकी स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स को। उसकी आंखों में एक नशा दिखाई दे रहा था, या तो शराब का या फिर आहना के जिस्म का। आहना ने अपना गिलास साइड में रखा और रोहन की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर रोहन, आई थिंक अब मुझे निकलना होगा। लेट भी हो रहा है। जहान मुझे याद कर रहा होगा। यस ऑफ कोर्स आहना, आपने मेरे लिए इतना वक्त निकाला, वही काफी है। रोहन एक मुस्कुराहट ले बोला। आहना ने सबको बाय किया। तभी रोहन बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोला, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। इतना के रोहन आहना को बाहर तक ड्रॉप करने चला आया। आहना जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रही थी वैसे वैसे उसका सिर भारी होता चला जा रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वह बहुत कोशिश कर रही थी कि अपनी आंखों को खोल कर रखे, लेकिन उसकी पलकें भारी होकर अपने आप बंद होने लगी थी। तो वहीं उसके पीछे चल रहे रोहन के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई। वो आहना के हर एक्सप्रेशन को बड़े गौर से देख रहा था। तभी आहना लड़खड़ा सी गई। रोहन ने तुरंत ही उसकी पतली सी कमर पर अपना हाथ जकड़ लिया। आहना, आप ठीक तो है? रोहन झूठी फिक्र दिखाते हुए बोला। आहना ने अपनी कमर पर से उसका हाथ तुरंत ही हटाया और खुद को मजबूत करने की कोशिश करते हुए बोली, यस डॉक्टर रोहन, आई एम फाइन। मुझे बस राका को कॉल करनी है, वो मुझे लेने आ जाएगा। क्योंकि पता नहीं मेरा सिर इतना क्यों भारी लग रहा है, मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगी। ये कहते हुए आहना ने अपना मोबाइल अपनी आंखों के सामने किया और राका को फोन लगाना चाहा, लेकिन उसे मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल धुंधली दिख रही थी। कैन आई हेल्प यू आहना? रोहन ने सेडिक्टिव वॉइस में कहा। आहना ने उसकी तरफ अपना मोबाइल बढ़ाया और भारी आवाज में बोली, राका को कॉल करिए सर, पर प्लीज। इतना कहती वे चक्कर खाकर गिरने लगी। तभी रोहन ने एक बार उसे थाम लिया, उसे अपने सीने में टिकाया। उसने आहना की जुल्फों को अपने हाथ से छुआ और मुस्कुरा कर बोला, किसी और की मदद की जरूरत तुम्हें बिल्कुल नहीं है आहना, बिकॉज अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तभी उसकी नज़रों में कुछ खटका। उसकी नज़र आहना के गले में पड़े उस जे आकार लॉकेट पर गई जो कि जैसल का दिया हुआ था। वह कुछ पल उस लॉकेट को देखता रहा, फिर उसने खींच कर वह लॉकेट आहना के गले से अलग किया। उस लॉकेट को उसने वहीं जमीन पर फेंक दिया। रोहन ने आहना को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और उसे लिए वहां से आगे बढ़ गया। अगले दिन पूरे घर में साज सजावट काफी अच्छे से हो चुकी थी। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। तो वहीं कमरे में चारू बिल्कुल उदास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी उसका फोन रिंग हुआ। अननोन नंबर देख चारू ने थोड़ा वक्त लगाया कॉल रिसीव करने में, लेकिन फाइनली उसने कॉल रिसीव तो की। तो दूसरी तरफ से एक शैतानी हंसी उसके कानों में गूंजी। हाँ हाँ, वो हंसी ही काफी थी जिससे चारू उस इंसान की पहचान को समझ सकती थी। उसने गुस्से भरे अल्फाजों में कहा, तुम्हारी
हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? क्या करूँ? तुम्हारा रिश्ता ही इतना गहरा था कि तुम्हारी फिक्र करने से खुद को रोक नहीं पाया। तरस आ रहा था तुम पर। कहाँ तो तुमने सोच रखा था कि मेरे धोखे के बाद तुम उस लड़के के साथ मुंह ऑन कर जाओगी, और कहाँ रिश्ता शुरू होने से पहले ही उसने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, ओह तो तुमने क्या ये सब? तुमने जियांश को सच्चाई बताई? चारू क्रोध भरे अल्फाज में बोली, हाँ मैंने बताई उसे सारी सच्चाई अपने तरीके से। ध्रुव की बात सुन चारू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे जितना दुख हो रहा था उतना ही ज्यादा ध्रुव पर गुस्सा भी आ रहा था। तभी ध्रुव दोबारा बोला, वो नहीं आने वाला चारू, उसका इंतजार मत करो। ये मर्द ऐसे ही होते हैं, इतना बड़ा दिल नहीं होता इनका कि किसी की झूठन को इतनी आसानी से अपना ले। वैसे एक ऑप्शन दे रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें फिजिकली मेरी जरूरत लगे तो आई एम अवेलेबल 24 आवर्स। उसकी बात सुनते ही चारू ने गुस्से में अपना फोन फेंक दिया। उसके चेहरे पर गलानी साफ दिख रही थी। तभी सुजाता जी कमरे में आई तो चारू ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। उसे देखते हुए सुजाता जी बोली, तैयार हो जा जल्दी से, बारात आने ही वाली है, ब्यूटिशियन भी आ चुकी है, मैं उसे तेरे कमरे में भेज रही हूँ। मम्मा मैंने आपसे कल भी कहा था ये सब रोक दीजिए, जांच नहीं आने वाला, उसे मुझसे शादी ही नहीं करनी, मैं उसे पसंद नहीं हूँ। क्या पागलों जैसी रट लगा रखी है तूने? उसकी फैमिली हमें बोल देती ना, अगर ऐसा कुछ होता तो मेरी बात हुई इन लोगों से, अभी अभी वो लोग बारात लेकर निकलने वाले हैं और तू कह रही है जांच नहीं आएगा। सुजाता जी की बात सुन चारू आगे कुछ नहीं कह पाई। तैयार हो जाओ जल्दी, इतना कहकर वो वहां से चली गई। वो नहीं आएगा मम्मा, वो नहीं आएगा, आई नो। ये कहते हुए चारू की आंख से आंसू का एक कतरा बह निकला। आहना ने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली। उसका सिर काफी भारी लग रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखों को खोला तो वह कमरा उसे बिल्कुल भी जाना पहचाना सा नहीं लगा। खुद को अनजान जगह पर देखकर आहना हड़बड़ा कर उठी। वो बिस्तर से उतरी थी तभी सामने सोफे पर उसे रोहन बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही आहना की आंखें बड़ी हो गई। इस वक्त जितना वे समझ पा रही थी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोहन के स्माइली फेस के पीछे उसके इरादे इतने खतरनाक थे। ये सब क्या है डॉक्टर रोहन, आप मुझे ये कहाँ लेकर आए हैं और क्यों? आहना ने उससे सवाल किया। रोहन बेपरवाही से उठा उठा और आहना के करीब बोला, कमबख्त, ये पसंदगी चीज ही ऐसी है, कोई चीज पसंद आ जाए तो फिर हर हाल में वे हासिल होनी चाहिए। पसंदगी? आहना हैरान होते हुए बोली। कुछ पर रुक कर दोबारा बोली, मैं एक मैरिड वूमेन हूँ डॉक्टर रोहन, बेबी है मेरा 4 साल का, और आप ये सब? आहना ने अपना सिर पकड़ लिया तो वो रोहन के बगल से निकलते हुए बोली, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तभी रोहन ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया। आहना की आंखें गुस्से में बड़ी हो गई। वो दांत पीसते हुए बोली, छोड़ो मुझे। आहना, तुम समझ नहीं पा रही हो, मुझे तुम चाहिए तो बस चाहिए, और मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं दिख रहा। देखो मैं चाहता तो बेहोशी में भी तुम्हारे साथ वे सब कुछ कर सकता था, बट मैं तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट चाहता था, मैं तुम्हें चाहता था, बस एक बार मेरे करीब आ जाओ। आहना प्लीज, ये कहते हुए रोहन ने आहना की बाजुओं को कसकर पकड़ लिया। वो तो वहीं उसकी पागलपन भरी बातें सुन आहना चिढ़ गई। वो दांत पीसते हुए बोली, हाउ कुड यू रोहन, तुम एक डॉक्टर हो, कोई सड़क छाप कुंडे नहीं, जो ऐसी हरकतें कर रहे हो। अगले ही पल वो खुद को शांत करते हुए बोली, देखो मुझे जाने दो, काफी देर हो चुकी है, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। रोहन ने आहना की बाजुओं को आजाद किया और मुस्कुराकर बोला, आई एम सॉरी आहना, पर मैं बहुत मजबूर हूँ। डॉक्टर हूँ तो क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? डॉक्टर हूँ तो क्या मुझे मेरी पसंद की चीज हासिल करने का हक नहीं है? अगले ही पल आहना का चेहरा उसने अपनी हथेली में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, जब पहली बार तुम्हें देखा था तब से लेकर अब तक मैं बस तुम्हारे सपने देखते आया हूँ। तुम्हें छूने का ख्वाब, तुम्हें अपना बनाने का ख्वाब, तुम्हें हासिल करने का ख्वाब, तुम ही घूमती हो मेरे दिमाग में हर वक्त। अगर तुम्हें हासिल नहीं कर पाया तो तड़पता रह जाऊंगा मैं। आहना इस वक्त अपने चेहरे पर उसके हाथों को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहन की पकड़ मजबूत थी। वे आहना के चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, तुम कहोगे तो शादी कर लूंगा तुमसे, तुम्हारे बेटे को अपना लूंगा, बस एक बार मेरा साथ दे दो। आई वॉन्ट यू आहना। आहना ने उसे पुश किया और खींचकर एक थप्पड़ मारा। रोहन का चेहरा एक तरफ झुक गया। आहना दांत पीसते हुए बोली, घटिया इंसान हो तुम रोहन, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा, बट यू आर स्मोक। रोहन ने अपना चेहरा उठा लिया, आहना की तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, बस ये नहीं करना था आहना, थप्पड़ नहीं मारना था, अब सजा तो मिलेगी। इतना के उसने कसकर आहना का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पे धकेल दिया। आहना बिस्तर में गिर गई। वो चीखते हुए बोली, रोहन दूर रहो मुझसे, पास मत आना। रोहन अपने दोनों हाथ बिस्तर में टिका आहना की तरफ झुकते हुए बोला, तलब हो तुम आहना, जिसके लिए मैं कब से बेचैन था, और अब मैं अपनी तलब पूरी करके रहूंगा। वो आहना की तरफ झुका तो आहना ने जोर से उसे पुश किया। रोहन बिस्तर से आहना के बगल में ही गिर गया। आहना के एफर्ट्स पर उसे हंसी आ रही थी। वो जोर से हंसने लगा तो वहीं आहना उठकर दरवाजे तक गई और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। कोई है, हेल्प मी प्लीज, समवन प्लीज हेल्प मी। आहना इस वक्त खुद को असहाय महसूस कर रही थी। तभी उसने
जोर से पुकारा, जैसल जैसल प्लीज वापस आ जाओ, जैसल प्लीज हेल्प मी। आहना के मुंह से जैसल का नाम सुन रोहन तिरछा मुस्कुरा दिया। वो आहना के करीब आया और उसकी बाजुओं को पकड़ते हुए बोला, डोंट डू दिस आहना, कोई नहीं आने वाला यहाँ पर, खासकर मरे हुए लोग तो कभी वापस नहीं आते ना। इतना कि उसने आहना को घसीटकर बिस्तर में पटका और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। आहना ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसके कानों में कुछ शब्द गूंजने लगा, जा रहा हूँ, बुलाओगी फिर भी नहीं आऊँगा, आवाज़ दोगी फिर भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि बहुत दूर जा रहा हूँ, अब कभी लौट कर नहीं आऊँगा। जैसल के कहे यह शब्द याद आते ही आहना की आंखों से अश्कों की धार बहने लगी। वो अपने मन ही मन इस वक्त जैसल को याद करने लगी। आई एम सॉरी जैसल, प्लीज आ जाओ, तुम होते तो मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ने नहीं देती। तुमने कहा था मुझे रोहन से दूर रहने के, लेकिन मैंने तुम्हारी बात को सीरियसली नहीं लिया। प्लीज एक बार मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। प्लीज आ जाओ जैसल। ये कहते हुए आहना जोर जोर से रोने लगी। उसे रोते हुए देख रोहन हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने अपनी शर्ट को उतार कर किनारे फेंका और आहना के नाजुक बदन को अपने सख्त बदन के नीचे दबा लिया। आहना की दोनों कलाइयों को पकड़कर उसने दबोच लिया और उसके होंठों को अपने लबों से छूने को। तभी उस कमरे का दरवाजा इतनी जोर से टूटा कि उस दरवाजे के टुकड़े उस पूरे कमरे में यहाँ वहां बिखर गए। रोहन बिल्कुल शॉक्ड रह गया। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर एक जलती हुई ज्वाला की तरह अपनी आंखों में गुस्से का लावा लिए हुए जलाए हुए जैसल खड़ा था। इस वक्त किसी ज्वालामुखी की तरह उसका बदन दहक रहा था। रोहन आहना के ऊपर से उठा और वह जैसल को गुस्से में घूरने लगा। तो वहीं अब तक आहना की नजर भी जैसल पर पड़ चुकी थी। उसके लबों पर दर्द से भरी एक स्माइल आ गई, तो वहीं आंखों से आंसू गिरने लगे। वो उठे और भागते हुए सीधा जैसल के सीने में जा समाई थी। उसकी जुल्फों ने जैसल के पूरे सीने को पूरी तरह से कवर कर लिया था। जैसल फिर भी ऐसे ही किसी चट्टान की तरह खड़ा था। वो अभी भी अपनी लाल आंखों से अपने सामने शर्टलेस खड़े रोहन को घूर रहा था। तभी रोहन हंसने लगा। वे जोर से हंस रहा था। इस बात पर आहना ने भी जैसल के सीने से अपना सिर हटाया और उसे देखने लगी। ओहो, तो तुम हो ठाकुर जैसल मुकुट प्रताप से, उफ, माफिया किंग जेम्स। रोहन की बात पर एक तंज था, जिसे सुनकर जैसल ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। वो दांत पीसते हुए बोला, बेशक ये मेरा नाम है, पर मेरी पहचान इस वक्त यह है कि मैं तेरी मौत बनकर आया हूँ। मुझे किसी नाम से नहीं, अपनी मौत के रूप में पहचान, तो तेरे लिए ज्यादा ईजी रहेगा। रोहन हल्का सा हंसा। तो क्या लगता है मैंने तैयारियां नहीं की होगी? अच्छे से जानता हूँ कि जेम्स के ऊपर वे 4 साल पुराना केस अभी तक हटा नहीं, इसलिए जेम्स जिंदा होने के बावजूद खुलकर किसी के सामने नहीं आ रहा। लेकिन अफसोस, अब तो जेम्स को अपनी असली जगह तक पहुंचना ही रहे होगा, और वो है सलाखे, क्योंकि पुलिस यहाँ बस कुछ ही सेकंड में पहुंच जाएगी। मेरा क्या है, कह दूंगा कि आहना तो अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी। आखिर एक क्रिमिनल से उसे कौन सा प्यार मिलेगा? प्यार की तलाश और जिस्म की हवस में आ गई मेरे पास। रोहन की बातों ने जैसल केंद्र के ज्वालामुखी को ऐसी हवा दे दी थी कि वे उसे फटने से रोक नहीं पाया था। वे हवा की तरह रोहन के पास गया और उसके थोबड़े पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिया। वो रोहन को मारते हुए अपने मुंह से कुछ शब्द भी बोलता जा रहा था। पहली गलती तो तूने मेरी वाइफ को हाथ लगा कर की है, दूसरी गलती तूने उसके लिए वे गंदे कमेंट्स करके की है। अब ना तेरे हाथ बचेंगे और ना तेरी गंदी जुबान, दोनों ही तेरे शरीर से अलग होंगे। रोहन जैसल की तूफानी मार खाकर इस वक्त जमीन में धराशायी हो गया था। तभी जैसल उसके ऊपर बैठ गया और उसका जबड़ा पकड़ते हुए बोला, सी इज माइन। आहना पर सिर्फ जैसल का हक था, और इस जन्म में ही नहीं, अगले 100 जन्मों तक आहना पर सिर्फ जैसल का हक रहेगा। किसी ने उसे छुआ या उसे गलत नीयत से देखा तो उसे इस दुनिया में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। ये कहते हुए जैसल ने रोहन का हाथ काफी जोर से मरोड़ा। उसकी दर्द भरी चीख उस कमरे में गूंज उठी। जैसल, प्लीज छोड़ दो उसे, हम यहाँ से चलते हैं, पुलिस आ जाएगी, वे तुम्हें पकड़ लेगी, प्लीज भागो यहाँ से। आहना जैसल को संभालते हुए अपनी बात कह रही थी। जैसल ने रोहन का गला अपनी लंबी हथेली के अंदर दबोच लिया और गुस्से में बोला, डोंट वरी वाइफी। जैसल मुकुंद ने पुलिस का रास्ता बदल दिया है, वो अब यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि मेरे आदमियों ने उन्हें गुमराह कर दिया है। जैसल की बात सुनते ही रोहन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कहा तो उसका प्लान था कि वे पुलिस का सहारा लेकर जैसल को हरा देगा, लेकिन यहाँ तो खुद उसकी जान पर बनाई थी। जैसल ने रोहन के गले पर अपनी पकड़ कस दी। उसकी जान निकलने को ही थी। तभी आहना ने जैसल के कंधे को पकड़ते हुए कहा, जैसल प्लीज चलो यहाँ से। जैसल को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आहना फिर जोर से उस पर चीखी, जैसल लेट्स गो फ्रेंड हियर, तुम्हें मेरी कसम है जैसल, जस्ट लीव। ये सुनकर जैसल के हाथ रुक गए। वो रोहन के ऊपर से उठा और उसे घूरते हुए बोला, अगर जिंदा बच जाना तो दोबारा कभी मेरी वाइफ पर नजर मत डालना। रोहन अपना गला पकड़े हुए जोर जोर से सांसें ले रहा था। जैसल वहां से तेजी से के साथ बाहर निकल गया। वे आगे बढ़ता जा रहा था तो उसके लंबे कदमों का पीछा करते हुए आहना लगभग दौड़ते हुए उसके पीछे आ रही थी। जैसल रुको, जैसल मेरी बात सुनो। जैसल आहना को इग्नोर करते हुए बस आगे बढ़ता जा रहा था। तभी आहना की तेज आवाज, मीठी आवाज उसके कानों में पड़ी।
जैसल आई लव यू। ये सुनते ही जैसल के कदम हवा में ठहर गए, वे बिल्कुल फ्रीज रह गया। दिल जोर से धड़का, सीने में खलबली सी मचने लगी। वे मूर्ति की तरह खड़ा रहा। तभी आहना उसके बेहद करीब आई और उसकी आंखों में देखने लगी। जैसल की सुर्ख आंखों में हल्की हल्की नमी उभरने लगी थी। वो बस आश्चर्य और हैरानी के भाव लिए आहना की आंखों में गहराई से झांक रहा था। आहना ने उसका चेहरा अपनी नाजुक हथेलियों में भर लिया और दर्द भरी मुस्कान के लिए बोली, आई लव यू। आहना को सच में इस विलन से मोहब्बत हो गई है, बहुत मोहब्बत हो गई है। जैसल के डार्क लिप्स पर हल्की सी एक मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान बुझ भी गई। वो हल्की वॉइस में बोला, पर मैं एक क्रिमिनल हूँ वाइफी। तुम्हें तो नफरत थी ना मुझसे। मैं नहीं जानती कि मैं कैसे खुद को समझाऊंगी, कैसे अपने आप को नजरें मिलाऊंगी, कैसे अपनी अंतरात्मा से कहूंगी, पर सच तो यही है कि मुझे मोहब्बत है इस क्रिमिनल से। आई लव यू जैसल, आई लव यू सो मच एंड आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। इतना के आहना ने जैसल के कठोर लबों को अपने कोमल मुलायम लिप्स के अंदर दबोच लिया। जैसल की पकड़ आहना की कमर पर कस गई। वो दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से डूबने लगे। दोनों के दरमियान में हवा के गुजरने का फासला भी नहीं बचा था। बस एक दूसरे के लबों पर अपना बेतहासा इश्क जाहिर कर रहे थे। एक ऑब्सेशन, एक डिसऑर्डर और एक जुनून से शुरू हुई ये कहानी सही मायनों में अब जाकर इश्क की कहानी बनी थी। क्योंकि ये इश्क अब सिर्फ एक तरफा नहीं था, ये इश्क अब दोनों दिलों में था। दोनों तरफ मोहब्बत की आग सुलग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ चारू इस वक्त मंडप में बैठी हुई थी, दुल्हन के लिबास में। बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नम थी, क्योंकि वे इस वक्त मंडप में अकेली बैठी हुई थी। बारात तो आ चुकी थी, लेकिन बिना दूल्हे के अब शादी की विधियां शुरू करने के लिए दूल्हा तो जरूरी था। इसलिए ये जानते हुए भी कि जांच नहीं आने वाला, चारू चुपचाप उसका इंतजार कर रही थी। उसके माँ बाप परेशान थे, वे बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं जांच के माँ बाप भी जांच को वाले करने की कोशिश कर रहे थे। तभी सुजाता जी परेशान होते हुए बोली, कहाँ रह गया जांच, मुहूर्त निकला जा रहा है। जांच की माँ परेशान होते बोली, हमें तो उसने यही कहा था कि उसे कुछ अर्जेंट काम है, वो हमें डायरेक्ट वहीं मिलेगा, लेकिन पता नहीं कहाँ रह गया। सुजाता जी थोड़ा कठोर होकर बोली, शादी के दिन तो अपना अर्जेंट काम रहने देता। उन सब की बहसबाजी शुरू हुई। उन सब की बहसबाजी सुन चारू ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। वो नहीं आएगा, मैं जानती हूँ वो नहीं आएगा। ये सब चारू ने अपने मन में कहे। उसकी आंखों से अश्क लगातार बह रहे थे। तभी उसके कानों में सुजाता जी की आवाज पड़ी, जांच बेटा, बहुत देर कर दी तुमने। कब से मेरी बेटी मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये आवाज सुनते ही चारू ने पलट कर देखा तो दूल्हे के भेष में जांच खड़ा था। हालांकि उसके चेहरे पर एक खामोशी छाई हुई थी, फिर भी उसने सहजता से कहा, सॉरी मोम, वो एक अर्जेंट। अच्छा ठीक है, अब मंडप में बैठो, मुहूर्त निकला जा रहा है। जांच की पूरी बात सुनने भी नहीं उसकी माँ ने उसे चारू के बगल में बिठा दिया। चारू अपना सिर अपने बगल में घुमाए हुए अभी भी जांच को ऐसे निहार रही थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जांच सच में यहाँ पर है। जांच कुछ पल उसे ऐसे ही एक्सप्रेशन लेस होकर निहारता रहा। तभी पंडित जी की आवाज से दोनों अपने होश में आए। आप अपना हाथ आगे करिए। ये सब जांच के लिए थे। अगले ही पल पंडित जी ने चारू की तरफ देखते हुए कहा, आप अपना हाथ इनके हाथ में दीजिए। चारू ने एक नजर जांच पर देखा, फिर अपना कांपता हुआ हाथ उसने जांच के हाथ के ऊपर रख दिया और दोनों चल पड़े एक बंधन में बंधने की ओर। इस वक्त जांच के दिल में क्या था ये समझना मुश्किल था, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई खुशी तो नहीं झलक रही थी। फिर भी उसने चारू को बीच राह पर अकेला नहीं छोड़ा था। इधर जैसल और आहना इस वक्त एक रूम में थे। वे दोनों ही अपनी अपनी सारी हदों को लांघ चुके थे। आज जो उन दोनों के बीच हुआ था वे सिर्फ इश्क था, ना कोई ऑब्सेशन, ना कोई सनक, ना कोई मजबूरी, ना कोई जबरदस्ती, सिर्फ प्यार, सिर्फ और एक दूसरे के लिए इश्क। जैसल के नेक सीने में अपना सिर रखे हुए आहना बोली, तुम मेरे लिए बदल नहीं सकते जैसल, मैं तुम्हें और किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगी। बस खून खराबा, मार धाड़, ये सब रहने दो। जैसल हल्का सा मुस्कुरा दिया और आहना की जुल्फों के साथ खेलते हुए बोला, एक शर्त पर। आहना भौं से कुड़ते हुए बोली, कैसी शर्त। आई वॉन्ट यू थर्ड राउंड। जैसल सेडक्टिव वे में बोला। आहना ने जोर का मुक्का उसके सीने पे मार कर दिया। बेशर्म, हाउस इंसान, दुष्ट आदमी, उसकी गालियां सुन जैसल हंस दिया। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। तभी जैसल का फोन रिंग हुआ। वो बिस्तर से उठा और साइड टेबल पे रखे हुए अपने फोन को उठाया। हैमर का नाम फ्लैश हो रहा था इस वक्त स्क्रीन पर। हम बोलो फोन पर। दूसरी तरफ से ध्रुव ने कुछ बोला, जिस पर जैसल उस पर बसते हुए बोला, वी माफियाज नोट एक टेररिस्ट। हैमर, कोई कितना भी पैसा दे जेम्स ऐसे काम नहीं करेगा, मना करो उन्हें। इतना कह जैसल ने फोन कर दिया। आहना ने पीछे से उसके कंधे पर अपना सिर टिका लिया और मध्यम आवाज में बोली, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। जैसल आहना की तरफ पलटा और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुमने मुझे अपनाया है आहना, बस अब जिंदगी में कुछ गलत नहीं होगा, मैं भी तुम्हारे साथ जीऊंगा एक खुशहाल जिंदगी। आहना ने उसकी आंखों में देखा और उसके नेक सीने में चिपक गई। जैसल ने अपनी पेट की जेब से वो लॉकेट निकाला जो कि रोहन ने आहना के गले से निकाल कर फेंक दिया था। फिर उसने बड़े ही प्यार से वो लॉकेट आहना के गले में डाला। आहना मुस्कुरा दी, ये कहाँ पर मिला तुम्हें। बस मिल गया,
इतना कि जेसल ने बिस्तर पर पड़ती हुई अपनी शर्ट उठाई और उसे अपनी बाजू में डालते हुए बोला, चले, हवेली में बहुत से लोग हैं जो मुझे देखकर शॉक्ड होने वाले हैं। यह कहते हुए जेसल के लबों पर एक मुस्कुराहट थी। तभी आना भी आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों को सही करते हुए बोली, लेकिन कोई है जो सबसे ज्यादा खुश होगा तुम्हें देखकर, हमारा बेटा जहान। आहना की बात सुन जेसल हल्का सा मुस्कुरा दिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। और माजे की कड़वी यादों और एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर दो प्यार करने वाले चल रहे थे इश्क की राहों में। तो वहीं एक अंधेरे से कमरे में बैठा ध्रुव इस वक्त स्मोक कर रहा था। वो अपने फोन की तरफ ही देख रहा था। फिर उसने किसी को कॉल किया, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मुझे बस पैसे चाहिए। इतना कि ध्रुव ने कॉल कट कर दिया। उसके लबों पर डेविल स्माइल आ गई। वो अपने पैर के ऊपर पैर चढ़ाते हुए धुएं का छल्ला अपने मुंह से निकाल कर बोला, हर उस राजा को एक दिन राजगद्दी छोड़नी होती है जेम्स, अब बारी आपकी है। मानता हूँ आप मेरे गुरु हैं, लेकिन राज करने की बारी अब मेरी है। इसके लिए आपको रास्ते से हटना होगा। सॉरी बट जेम्स को मरना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।